नमस्कार, जोहार जमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से भारत मुक्ति मोर्चा के जिला प्रभारी माननीय विजय कुमार आदिवंशी जी। और हम उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर कि 31 जनवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव आयोग का घेराव किया गया था। दफा 144 लगी थी, फिर भी भारत मुक्ति मोर्चा ने घेराव किया और जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो इन सब बातों का देश में क्या असर हुआ और आने वाली जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उस पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय मूल्यवादी सर। सर, एक तो जानना ये चाहेंगे कि सर, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो 31 जनवरी को महामोर्चा निकाला गया था चुनाव आयोग के घेराव के लिए और ईवीएम के विरोध में, तो इसका क्या असर रहा सर पूरे देश में? 31 जनवरी को जो हम लोगों ने चुनाव आयोग का दिल्ली में घेराव किया था जंतर मंतर पर, उसका बहुत बड़ा असर पूरे देश में हुआ है सर। उसके पहले बहुत छोटे मोटे संगठन आवाज उठाते रहे हैं लोग, लेकिन इस बार 31 जनवरी को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वो पूरे भारत में तहलका मचा दिया। और सोशल मीडिया पर तो पूर्ण रूप से यह कार्यक्रम छाया रहा 31 जनवरी का। और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात को जो है लोगों को, हम लोगों ने देखा, गांव-गांव में लोगों को दिखा रहे थे लोग, आपस में लोगों को बता रहे थे लोग, जो नहीं पढ़े लिखे लोग थे, जो सोशल मीडिया नहीं चला पाते हैं, छोटी मोबाइल रखे हैं लोग। तो बड़ी चर्चा का विषय बना 31 वाला कार्यक्रम जो, और एक लहर पैदा हो गई पूरे भारत। माननीय बावन मेश्राम साहब के निर्देशन में जो ये 31 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही विशाल कार्यक्रम था। और मौसम अनुकूल नहीं था, कार्यक्रम के विपरीत मौसम था उस दिन, लेकिन लाखों से ऊपर लोग जो है टस से मस मौके से हुए नहीं। और यह कार्यक्रम देश में चर्चा का विषय बना। और जब से वो 31 तारीख का कार्यक्रम हुआ है, तब से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। अब लोग घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। 22 तारीख को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसमें भी बहुत काफी संख्या में लोग पहुंचने की व्यवस्था में लगे हैं लोग। तो एक तरीके से यह कारवां बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए और ईवीएम हटाने के लिए, हम लोग सफल हों, निश्चित सफल हों। जी, जी। सर, सवाल ये है कि एक तरफ आप लोग का जन जागरण अभियान बहुत तेजी पर है और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो तमाम स्टेट में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो सीए एनआरसी प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाह रही हैं, लागू करने के प्रयास में है। कहीं कहीं से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लव जिहाद का मामला उठाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का मामला उठाया जा रहा है, ताकि देश को दंगे की आग में झोंका जा सके और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन किया जा सके। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? पहले तो सर आपने कहा एनआरसी और सीएए पर कुछ चर्चा हो जाए, उसके बाद जो है हम इसमें लव जिहाद पर चर्चा करेंगे।
एनआरसी और सीएए जो कानून है ये 2019 में पारित हुआ जी। और ये बहुत ही खतरनाक कानून है सर। जब से ये केंद्र सरकार ने इसे पारित किया है, सोचा था कि लागू हो जाए, लेकिन काफी विरोध देश में हुआ, उसके कारण ठंडे बस्ते में चला गया। बावन मेश्राम साहब ने भी बहुत लड़ाई लड़ा और नतीजा ये आया कि ठंडे बस्ते में चला गया है। मगर बीजेपी सरकार अब एनआरसी और सीएए लागू करने के फिराक में लगी है, जैसा कि सुनाई देने लगा है। कुछ अखबारों में भी निकला था कि शायद बहुत जल्द ही ये लागू होने वाला है। तो सर एनआरसी जो है ये कानून जो है ये है कि किसी भी जाति के किसी भी धर्म का आदमी है, उसकी देश में पहचान की जाएगी एनआरसी के तहत, और उसे भारत की नागरिकता साबित करना होगा। और 24 मार्च 1971 से पहले का उसे रिकॉर्ड दिखाना होगा कि वो भारत का निवासी है। 24 मार्च 1971 से पहले का रिकॉर्ड वो पेश करेगा, तब जाकर ये सरकार को ये होगा कि ये यहाँ का निवासी है। तो समस्या ये खड़ी है कि 1971 से पहले हमारे बाप पुरखा अनाड़ी थे, जाहिल जपाट थे, पढ़े लिखे थे नहीं, नौकरी चाकरी करने वाले नहीं थे, मजदूरी करने वाले लोग थे। 1971 के पहले का अगर रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो बहुत सारी भारत में ऐसी जातियां हैं, निरीह हैं, वंचित हैं, जो आज भी भीटे पर, पोखरों पर, तालाब पर, वृक्षारोपण में, खलिहान में, वन विभाग की जमीन पर, विद्यालय की जमीन पर, पीडब्ल्यूडी की जमीन में, रेलवे की जमीन में, यानी 132 लैंड की भूमि पर आज भी वो लोग बसे हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जहां वो बसे हैं उसका कोई रिकॉर्ड, और न उनके पास कृषि योग्य कोई भूमि है कि उसका कागजात हो 1971 के पहले का, कोई रिकॉर्ड लेकिन नहीं सर है देखा उनके पास। लेकिन सर देखा ये जाता है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, इस तरीके के लोग हैं, वो लाइन लगा के बीजेपी को वोट देने का काम करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। हाँ, उन्हें ये पता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये ओबीसी जातियां जो बीजेपी की समर्थक हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके जड़ में खौलता हुआ गर्म करके पानी बीजेपी डाल दिया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। अभी लोग 5 किलो राशन पर चल रहे हैं लोग। तो और सीए एनआरसी अगर लागू होगी तो इन जातियों का तो जो 132 की लैंड पर है, इन जातियों का तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, ये तो बाहर हो जाएंगे। इन जातियों के साथ साथ सर बहुत सारी जातियां हैं, जैसे एक उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में मुसहर जाति है, और एक पश्चिम में एक बनमानुस जाति बोली जाती है, जिसे वनराजा भी लोग कहते हैं। और झरकार हैं, और माझी हैं, धुनिया है,
और बहुत सारी अभी निचली कास्ट की जातियां हैं, SC ST की जातियां हैं, और बहुत सारी OBC की जातियां हैं, जिनके पास अभी ना रहने के लिए जगह है और ना जोतने के लिए जमीन है, और वो 132 लाइन की भूमि में बसे हुए हैं लोग। तो वो रिकॉर्ड स्वाभाविक है कि वो उन्हें से अगर रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो वो कहाँ से दे पाएंगे। समाज और विकास की कड़ी से वो लोग कोसों दूर है। ऐसी दशा में वो लोग कहाँ जानते हैं कि ये NRC और CA क्या है। तो ये उनके जड़िया में खौलता हुआ पनियन दिया गया है। ये तो तब तो सर समझ एक में इन बात लोगों को ये आएगा जब ये लोगों के सामने वो मामला आ जाएगा। एक बात सर समाज में और देखने में मिले कि सीए एनआरसी ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर दिया था। अभी पिछला वाकया अगर ध्यान ध्यान में रखा जाए तो सीए एनआरसी ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन कर दिया था। क्या लोकसभा चुनाव के पहले सीए एनआरसी पोलराइजेशन कर पाएगा? इस तरीके की संभावना है क्या? ऐसी कोई संभावना नहीं है। CAA जो है, सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA कानून है। ये जो है ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, माने 3 राज्यों में जो हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी 6 जाति, 6 समुदाय के लोगों को भारत में ये लाने का प्रावधान है, बसाने का तो सर प्रावधान है। उनको सर उसमें ये भी तो और प्रावधान बताया जाता है कि उसमें ये भी तो प्रावधान बताया जाता है कि जिन उधर से हिंदू लाने का प्रावधान है तो इधर से जो जिन मुसलमानों के पास में एविडेंस नहीं है उनको बाहर भेजने का प्लान है, ये भी तो बताया जाता है। हाँ, तो ये कानून जो है बड़ा विरोधाभास कानून है। ये अगर लागू हो गया तो आप समझ जाइए कि ये इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्रताड़ित जो दूसरे देशों में लोग हो रहे हैं, उनको भारत लाने की व्यवस्था है CAA में। तो इसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी को तो लाया जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान अगर आना चाह रहा है, अगर वहां प्रताड़ित है उन देशों में, तो उसके लिए पाबंदी है। इसलिए ये विरोधाभास कानून, ये कानून। अब इस कानून में एक चीज और है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी इस देश में आए हैं, बांग्लादेशी वगैरह, तो उन्हें भारत की नागरिकता देने का भी इसमें सिस्टम है। और क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए, सीए एनआरसी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पूरे देश में इसने दंगे भड़काए हैं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ है। पिछला रिकॉर्ड सीए एनआरसी का यह बोलता है। मुसलमानों पर NRC और CA का तो असर बहुत कम पड़ेगा, मगर SC ST OBC के ऊपर इस एक्ट का असर बहुत भयावह होने वाला है। मुसलमान भी आएगा चपेट में, मैं नहीं कह रहा, लेकिन सबसे पहले अगर चपेट में आने वाला है तो SC ST OBC भारत का आने वाला है। क्योंकि इसके पास भारत में रहने के लिए जब से वो रह रहा है, उसका 1971 से पहले का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। इसलिए वो रिफ्यूजी कहा जाएगा, शरणार्थी कहा जाएगा। और ऐसे लोगों को भारत सरकार शरणार्थियों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए एक बना रही है, बनाएगी, वो कैद करके रखेगी, और वहां से कुछ दिनों के बाद उन्हें उनके अपने देश, गृह देश के लिए वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसे कानून से बड़ा खतरा की घंटी घंटी जो है मंडरा रही है उन जातियों पर, जैसे आदिवासी है। आदिवासी जंगलों में भी है, पहाड़ों में भी है, और मैदानी क्षेत्रों में भी है। आदिवासियों में कई उपजातियां हैं। एक मुसहर भी है, बनमानुस भी है, कोल भी है, माझी भी है, सहरिया है,
बिंद है, मलाह है, निषाद है, खरवार है, गोंड है, बहुत सारे लोग हैं। क्या सबूत है उनका जहां वो रह रहे हैं? कोई सबूत है उनके पास? जहां उनका घर बना है उसका कागज है? जो जमीन जोत रहे हैं उसका कागज है? अगर एक आध दो हिस्सा है तो 1971 के बाद का होगा, 1971 से पहले का नहीं है। तो वो कहाँ होंगे लोग? उनका आधार कार्ड बना है तो इधर का बना है, परिवार रजिस्टर में दर्ज है नाम तो इधर का दर्ज है, 1971 से पहले का थोड़े दर्ज है। पहले सिस्टम दूसरा था, पढ़े लिखे लोग कम थे, और प्रशासन भी इतना कुछ लिखा पढ़ी थोड़ा करता था, इतना लिखा पढ़ी नहीं करता था। लेकिन आज मेरे समझ से ये कानून पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि जो देश का ब्राह्मणवादी लोग जो देश को कब्जे में लिए हैं, ये विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, विदेश से आकर इस देश के नागरिकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे हैं। आप बताइए आप सर, हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी, और मूल निवासियों से दस्तावेज मांगा जाए, और वो भी दस्तावेज विदेशी मांग रहा है सत्ता में आकर। अरे पहले वो दिखावे कि उसके पास क्या है भारत में रहने का प्रमाण क्या है, और वो हम लोग से प्रमाण मांग रहा है। ये कानून लोगों को उजाड़ देगा, इसलिए इस कानून का भारत मुक्ति मोर्चा और उसके अनुसांगिक संगठन पुरजोर विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कानून किसी भी दशा में इस देश में न लागू। फिलहाल ये कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, जहां भारत की सीमाएं हैं, जहां से लोगों को घुसपैठ होने की संभावना है, वहां लागू है। जैसे असम में लागू है, असम में लागू है, तो आप देख लीजिए आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। जो मैं बात कह रहा हूं वो वहां के आदिवासियों पर लागू हो चुकी है। कितने आदिवासी बेघर हो गए, कहाँ सबूत दिखाएंगे? कुछ और यहाँ जो 5 किलो अनाज जो लोगों के दिमाग में खटक चल रहा है कि बीजेपी और मोदी और जोगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यही एनआरसी अगर लागू हो जाएगा, इनके समझ में आ जाएगा यहाँ के SC ST OBC के लोगों को। अभी दिमाग नहीं खुल रहा, खुल जाएगा बिना कहे, मगर देर हो चुकी होगी। जब तक इन लोगों का दिमाग खुलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए हम लोगों आगामी का प्रयास है आगामी कि ये लोग समय रहते संभल जाएं, चेतना में आ जाएं और इसका विरोध करें। आगामी अभी अभी जो सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है सर, कुछ तथाकथित चैनल और सोशल मीडिया चलाने वाले लोग जो है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के हिंदू मुस्लिम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव जीतने का षड्यंत्र हो सकता है? क्या बोलेंगे सर इस पे? जी हम इस पर ये बोलेंगे, देखिए सर, इन लोगों के सामने मंदिर बनाने का एक मुद्दा था, इस मुद्दा के तहत ये लोग सरकार में आए, मंदिर बन गया इनके इन प्रकार। दूसरा मुद्दा था मंदिर का उद्घाटन का। मोदी और RSS के मोहन भागवत ये चाहते थे कि मंदिर का अगर उद्घाटन हो जाएगा, चुनाव सर पे है, हम लोग जो है इसका बेनिफिट लाभ उठा लेंगे। उसमें भी दाल इन लोगों की नहीं गली। फिर तीसरा मामला लाए कि राज्यों में जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उनको उथल पुथल किया जाए, हटाया जाए, और एक तरफा बीजेपी राज पूरे भारत में लागू हो, पूरी सत्ता हमारे हाथ में हो, सारे राज्यों में हमारी सरकार हो। तो इसके तहत ये लोग जो है बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में और तमाम गैर बीजेपी राज्यों में ये लोग उठापटक किए हुए हैं। नतीजा सामने है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये लोग सफल नहीं हो पाए, तो अब इनके सामने 2024 में
अब वही विकल्प है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, और हद वो होगा कि ये दंगा करा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम फैक्टर करा सकते हैं, और मस्जिद में मांस का लोथड़ा फेंकवा सकते हैं, मंदिर में मांस का लोथड़ा फेंकवा सकते हैं ताकि दंगा हो जाए, बमबाजी करा सकते हैं, सेना में कुछ हो सकता है, वहां भी बमबाजी हो जाए, कुछ लोग मर जाए सेना से, तो कहा कि जो है पाकिस्तानियों ने मार दिया, जो है कुछ ना कुछ ही लोग षड्यंत्र बुनने में लगे हुए हैं लोग, सत्ता को हथियाने के लिए कि हम इसका बेनिफिट पा जाएंगे, चुनाव आते आते कुछ हम लोग करा देंगे। तो सर सब समझ रहे हैं इस बात, एक सब अंतिम लोग सवाल है समझने सर लगे हैं। आपसे, और एक अंतिम सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी एक तरफ आप लोग की जन जागृति बड़ी तेजी से, बड़े पैमाने पर पूरे भारत को अपनी आगोश में ले लिया है उसने। आपका जन जागरण जो संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, बड़ी तेजी से उसका विस्तार होता जा रहा है। लेकिन जागरण के प्रतिक्रिया स्वरूप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो 2-3 दशकों से, 2-3 पंचवर्षीय से यह देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं ईडी और सीबीआई का दौरा थोड़ा बढ़ जाता है, और वो सत्ताधारी पक्ष को टारगेट नहीं करता, सिर्फ विपक्ष वालों को टारगेट करता है, और उसमें भी जो बहुजन लीडरशिप है उसको ज्यादा टारगेट करता है वो। तो क्या देखते हैं सर, ये ईडी और सीबीआई भी लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र में शामिल है क्या? देखिए सर, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ईवीएम मशीन है वो मनुस्मृति है, पहली बात। और मनुस्मृति के तहत ये लोग देश को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कब्जे में लेकर के इस देश के मूल निवासियों के साथ, बहुजन समाज के साथ, जैसे मनु के विधान जब लागू था उस समय जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था ये SC ST OBC पर लागू करना चाह रहा है। और इस बात को भी SC ST OBC के लोग माननीय भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने इस मामले को इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब SC ST OBC इस बात को समझने लगा है। और जब जब ये लोग उठापटक कर रहे हैं, जब जब कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, जब जी, जब फतवा कंटिन्यू। जारी जब जब फतवा ये लोग सरकार के लोग जारी कर रहे हैं, तब तब मेश्राम साहब के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलता है, और आंदोलन के तहत बीजेपी की मंशा को हम लोग कुचल देते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग इतनी बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं कि RSS के जो मंसूबे हैं वो भी फेल हो जाए, और जो ये चाह रहे हैं विदेशी कि हम भारत को लेकर के कब्जा जमाए रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ईवीएम अगर मनुस्मृति है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, तो नहीं होगा, किसी भी दशा में नहीं होगा। अगर हमारे हाईकमान का निर्देश मिला तो पूरे भारत में, अगर चुनाव आयोग नहीं माना, ईवीएम से चुनाव करा, तो पूरे भारत में एक साथ ईवीएम फोड़ी जाएगी, और इन्हें हर हाल में बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही होगा। इन्हें मजबूर कर दिया जाएगा। ये आग जैसे जंगल में आग लगती है वैसे लग चुकी है भारत। भारत का एक प्रबुद्ध तबका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील जब आ गए मैदान में, तो ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और दूसरी बात कि आपने कुछ कहा है, कुछ और उसमें जोड़ा था। हाँ, हमने कहा कि बहुजन लीडरशिप को ईडी और सीबीआई ज्यादा टारगेट कर रही है, हाँ, और वो भी जब चुनाव आते हैं ईडी तब।
हाँ, ईडी सीआईडी सीबीआई की जो बात हो रही है, ये तो इस सरकार के, बीजेपी सरकार के, ये लोग तोता मैना है लोग। अब तोता मैना अब कहने लगे हैं हम लोग। हाँ, ये बंदर मान लीजिए, जैसे बंदरिया को वो नचाते हैं लोग मदारी वाले, वैसे सीबीआई को, ईडी को, ये सब नचा रहे हैं। और कारण है कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि हर विभाग में आरएसएस और बीजेपी माइंडेड ब्राह्मणवादी विभाग प्रमुख के पदों पर बैठा दिए गए। ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग में भी वैसा आदमी बैठा जो सरकार के लिए काम कर रहा है। अभी चंडीगढ़ में पिछले दिनों आपने देखा क्या हो रहा था। तो हर विभागों में उनके आदमी हैं, और वो जो चाह रहे हैं वो करवाना चाह रहे हैं, तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। भारत के लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं, जो भी ये लोग कदम बढ़ा रहे हैं, तो उस कदम का लोग जो है काट कर दे रहे हैं, रुकावट कर दे रहे हैं आंदोलन के जरिए। तो ईडी का प्रयोग राज्य सरकारों को गिराने के चक्कर में लगे। अब आप देख लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का, इनका एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि अब मुख्यमंत्री होते हुए भी जनता दल के समर्थन से, इंडिया के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बेचारे थे। लेकिन पता नहीं ईडी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया उनके साथ, कि बेचारे इस्तीफा देकर बीजेपी का समर्थन लेकर तुरंत सरकार बना ली दूसरे दिन। अब आप देख लीजिए कि ये सब क्या चल रहा है। तो लोग उनको उनको जो है पलटू राम कहते थे, हम तो नहीं मानते थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनका नेतृत्व चल रहा था। लेकिन वास्तव में अब हम भी कहते हैं कि पलटुए राम है। अब पलटू राम ऐसे फंस गए बुरी तरीके से, मुझे नहीं कहना चाहिए ओबीसी के हैं, मूल निवासी है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणवादियों के कब्जे में, उनके शिकंजे में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बुरी तरह फंस गया। अब न वो रहेंगे घर के, न वो घाट के रहे। और दाव तो बीजेपी ने बड़ा सही मारा था, लेकिन लग रहा है कि 12 फरवरी को बीजेपी पटकनी खा जाएगी, जहां तक राजनीतिक दाव पेच वहां मालूम हो रहा है। दूसरी बात कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को, ये देखिए सर, बड़ी सोचने की बात है, आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार से उखाड़ कर फेंकने के लिए ईडी का प्रयोग किया बीजेपी वालों ने, और उनको उनसे पूछताछ की गई विधिवत, और पूछताछ में कुछ निकला नहीं। उन्होंने खुद बयान किया था, हम लोगों ने सुना। ईडी के सामने 2007 के बाद, या 2009 ऐसे कुछ बता रहे थे, उसके बाद उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्हें नाजायज तरीके से, गलत तरीके से उन्हें जेल भेजा, और इसलिए जेल भेजा गया मतलब ये कि किसी तरीके से इन्हें जेल भेज दिया जाए, और जब ये जेल चले जाएंगे तो झारखंड के विधायकों को इधर उधर खरीद उरीद करके हम लोग सरकार बना लें। लेकिन बड़ा दिमाग से हेमंत सोरेन ने व्यवस्था बनाकर जेल गए, पहले व्यवस्था बनाकर जेल गए, वहां भी बीजेपी की तिकड़ी नहीं चल पाई। तो ये जो तिकड़ी चला रहे हैं ना, इनकी तिकड़ी अब फेल होने लगी है। अब ये हर बिंदुओं पर फेल होंगे। ये जब तक हम जाहिल थे, हमारे लोग जाहिल थे, नहीं थे, तब तक इनकी तिकड़ी खूब चली। अब अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। और हम लोग लगे भी हैं। ये श्रेय सर हमें चेतना का
जागरण का श्रेय जो है हम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब को ही देंगे कि सबसे पहले ईवीएम के विरोध में सबसे पहले माननीय बावन मेश्राम साहब ने ही आवाज उठाई और आज तक आवाज उठाते चले जा रहे हैं। उनके आवाज का ही नतीजा है कि देश में ईवीएम का विरोध चल रहा, सारे लोग मैदान में आ गए, अभी और लोग मैदान में आए। सर लेकिन दुखद बात मैंने कही है कि हमारे राष्ट्रीय दल के नेता अभी रोड पर आने के लिए तैयार हैं। अभी छोटे मोटे दल के ओके सर, समय समाप्ति की तरफ है। ओके सर, समय समाप्ति की तरफ है, माफी चाहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, आप थे माननीय विजय कुमार आदिवंशी जी, जिला प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा गाजीपुर। तो आगे भी हम माननीय आदिवंशी जी से इस तरीके की सलाह आपके सामने रखते रहेंगे, आपके विचार को आपके समक्ष लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।